हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो जैसे आपको पता है कि हमारी पॉलिटिकल की सीरीज चल रही है। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है भारतीय संविधान सभा अनुच्छेद की वीडियो ट्रिक के साथ आपको मिलेगी। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो वीडियो अपलोड हुई हैं जैसे भारतीय राज्य का पुनर्गठन अनुसूचियाँ ट्रिक के साथ अपलोड हुई हैं, तो ये सब वीडियो इंपॉर्टेंट जो अपलोड हो चुकी हैं। तो पॉलिटिकल की सीरीज चल रही है। आज हम करेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट जिसे कहते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका वर्णन। तो जिसका जो वर्णन है वो भाग 3 और अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। किसका? मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो कौन से संविधान से कौन से विदेशी स्रोत लिए गए हैं, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। सभी का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को पारित जब किया गया तो इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। जब इसे पारित किया गया था तब उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार रूप दे दिया गया। यानी एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि जब भारतीय संविधान पारित हुआ था उस टाइम कितने मौलिक अधिकार थे। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इस टाइम प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आगे देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार, सबसे पहले समानता का अधिकार। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार का 19 से लेके 22 तक है। तो इन सब चीज़ों को अभी हम डिटेल में करेंगे कि कौन से अनुच्छेद में किस चीज़ का वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में करेंगे। 6 के 6 मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले करेंगे स्वतंत्र समानता का अधिकार। नेक्स्ट, चलिए फिर आगे देखते हैं समानता का अधिकार। सबसे पहले देखते हैं कि ये मौलिक अधिकार की मांग कैसे हुई, आखिर इसकी चर्चा कैसे बनी। तो ये सब चीज़ों को पहले इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। तो कराची अधिवेशन जो हुआ था 1925 में, तो कराची अधिवेशन 1925 में जो हुआ था तो उसमें कांग्रेस ने घोषणा की कि मूल अधिकारों की मांग की। इन्होंने किसे? कराची अधिवेशन में। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि इसका प्रारूप जो तैयार किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के ही द्वारा तैयार किया गया था। कराची अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो पूछा जा सकता है, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मौलिक अधिकारों की प्रारूप तैयार की गई थी और इनके द्वारा ही ये मांग की गई थी कि मौलिक अधिकार होने चाहिए। नोट देख सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हो सकता है। जो कब राष्ट्रीय आपात के दौरान, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे कैसे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार। वर्णन मैंने आपको बताया 14 से लेकर 18 तक का है। तो 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। तो देखेंगे ये है क्या 14 में? अनुच्छेद 14, इसका अर्थ है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाए और उन व्यक्तियों को एक समान कानून लागू किया जाए। ठीक है, राज्यों में जो व्यक्ति होंगे उनके लिए एक देश एक कानून या एक राज्य एक कानून। तो सभी के लिए एक जैसा ही कानून होना चाहिए, उनके साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, लिंग, जाति भेदभाव। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर उनसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 14 क्या है कि व्यक्तियों के लिए सभी कानून जो बनाया जाएगा वो सभी व्यक्तियों को एक समान लागू होगा। अनुच्छेद 15 क्या है कि धर्म, नस्ल, लिंग, जाति के अधिकार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता कि कौन से धर्म का है, यानी किसी लैंग्वेज अलग है, कोई अलग राज्य का है तो उसके साथ कोई भेदभाव हो, कोई अलग जाति का है, लिंग के आधार पर भी भेदभाव होते हैं, मेल फीमेल, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 15 में है। नेक्स्ट आगे, तो ये 2 अनुच्छेद हैं 14 और 15। नेक्स्ट आगे अनुच्छेद 16। तो ये सब है समानता के अधिकार। नेक्स्ट आगे हम ऐसे करते जाएंगे। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी किसी भी पद पर जो कोई भी व्यक्ति रखेंगे तो उसके लिए सभी को एक जो अवसर दिया जाएगा वो समान अवसर रहे, या उसमें भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। लेकिन इसमें एक अपवाद है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग, इनको छोड़कर
क्योंकि इनके लिए कुछ रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की गई है, तो इनकी एक अपवाद एक्सेप्शन है। लेकिन लोक नियोजन के समय जो अवसर दिए जाते हैं यानी नौकरी के समय, तो ये इनके साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए, सभी इक्वल ही रहेंगे। इनका अपवाद इसलिए है क्योंकि इनके लिए कुछ रिजर्वेशंस हैं। नेक्स्ट आगे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। तो इसको देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, यानी किसी को वो मेल फीमेल को मतलब इसमें ये से चीज़ें हैं अनुच्छेद 17 में कि किसी को छूना या वैसे सब चीज़ें करनी तो मतलब उस चीज़ को गलत माना गया, यानी भेदभाव किसी को। तो इसमें कहा गया अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है, और इसे मजबूत करने के लिए संसद में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया बाद में, अस्पृश्यता के अंत को इसका जब नाम बदला गया तो बदलकर नागरिक अधिकार संग्रहण अधिनियम कर दिया गया। तो यह है अस्पृश्यता का अंत, यानी किसी को छूना, जैसे छोटी जाति बड़ी जाति, तो ये सब चीज़ें थी, तो इसका भी अंत किया जाए। नेक्स्ट आगे समानता का अधिकार अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। कौन कौन सी? सेना विधि और सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। और इसमें क्या, भारत का कोई भी नागरिक अगर किसी देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से बिना कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अगर कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेश की कोई उपाधि उसे चाहिए तो उसे जो भारत के राष्ट्रपति हैं उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी, तभी वो उस उपाधि को एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें हैं उपाधियों का अंत में, जिसका वर्णन अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री तथा सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं, वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भारत के सर्वोच्च सम्मान और सेना के जो सर्वोच्च सम्मान है, तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट आगे, तो ये था समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक। आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब इसमें कितनी रह गई हैं, अब 6 रह गई हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार, यही था जो कि 7वां था, लेकिन अब 6 हैं। संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में कितने 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, परंतु अब कितनी है, प्रेजेंट में 6 हैं। तो 6 के 6 देखेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए सभी को। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि कोई बिल्कुल अपने हक के लिए बोल सकता है, बिल्कुल फ्रीडम होना चाहिए। अनुच्छेद 19B शांतिपूर्वक बिना हथियार इकट्ठा किए प्रचार सभा करने की स्वतंत्रता, यानी अपने धर्म के लिए या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप प्रचार करना चाहते हैं तो उस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार लिए शांतिपूर्वक। अनुच्छेद 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन करने की स्वतंत्रता, यानी आप एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं, कहीं भी, ये सब चीज़ें नौकरी के लिए या अन्य सब चीज़ों के लिए, तो ये सब चीज़ें हैं। अनुच्छेद 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, कोई और किसी राज्य का है लेकिन नौकरी की तलाश में और कहीं चला गया तो वहीं पे सेटलमेंट हो गया तो वहीं पे बस गया, तो ये सब चीज़ें होती हैं। एक्चुअल ऐसा होता भी है, कमाने खाने के लिए और कहीं चले गए, धीरे धीरे फिर वहीं पे बस गए, तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसका अधिकार मिला हुआ है। आगे अनुच्छेद 19G कोई भी व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है, लीगल व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, तो ये सब चीज़ें स्वतंत्रता के अधिकार में आती हैं अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट आगे, और कौन सी स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, तो आगे देख सकते हैं कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले देख सकते हैं अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि वो अपने ही पक्ष में बोल सकते हैं, तो ये है अनुच्छेद 20 में। तो इसमें है क्या, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, यानी कोई भी अपराधी, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी, ठीक है। अगर कोई भी अपराधी क्राइम करता है तो उसे एक बार के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी, एक अपराध के लिए। आगे, अपराध करते समय जो कानून, इसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कानून बनने से पहले ना बाद में। तो ये है क्या, दूसरी लाइन में देखिए, इसमें ये सिस्टम है जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया लेकिन उसका लॉ बाद में बना, कानून बाद में बना,
तो उसे उस व्यक्ति को उसके हिसाब से सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जब उसने अपराध किया था तब वो कानून नहीं था, कानून बाद में बना है, लेकिन इसलिए उसे उस हिसाब से सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये कानून बनने के बाद नेक्स्ट आगे कोई वैसा क्राइम करता है तो वो हकदार है उस सज़ा का, ना कि जो उसने पहले क्राइम किया है। तो इसमें इस चीज़ का वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है लेकिन उस वैसा कानून नहीं बना, कानून बनता है बाद में, तो उस व्यक्ति को वैसी सज़ा नहीं दी जा सकती जो कानून बना है, क्योंकि जो कानून बना है वो बाद में बना है। नेक्स्ट आगे, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसमें यह है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है वो खुद भी गवाही दे सकता है और वो वकील भी रख सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, पूरी की पूरी छूट रहती है कि आप वकील रख सकते हैं या खुद भी कोर्ट में गवाही दे सकते हैं अपने फेवर में। तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 21, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसमें है क्या एक्चुअली में, फर्स्ट लाइन में, कि कुछ ऐसी विधियां होती हैं उनकी लाइफ की या किसी धर्म की, तो उन सब चीज़ों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसे कहा जा सकता है। उनकी कुछ कस्टम हो गए या कुछ संस्कृति होगी जिसमें लिखा होगा कि उसके अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत जीवन में यही सब चीज़ें आ गई, उनके कुछ संस्कृतियाँ होगी या अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या चीज़ें होती हैं, लैंग्वेज होती हैं या संस्कृति होती हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक सरकार का ये कर्तव्य होगा कि अपने नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाए। इसके लिए क्या 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भी की गई थी। राष्ट्रीय हरित क्रांति का मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी अन्य 4 शाखाएं भी हैं, जैसे कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। ठीक है, तो ये है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये सब चीज़ें प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण में ये भी आ जाता था कि जैसे कि कोई व्यक्ति मरता है तो अलग अलग क्या कहते हैं रिलीजन्स में अलग अलग वो अपने कस्टम या अपने अपने रीति रिवाज हैं। जैसे मुसलमानों में दफनाया जाता है या उनमें जलाया जाता है, तो मतलब अपने अपने रीति रिवाज ये सब चीज़ें हैं, तो मतलब उनमें ये सब चीज़ें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अनुच्छेद 21 में। तो ये सब चीज़ें का वर्णन है। तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 22। तो ये सब थे स्वतंत्रता का अधिकार। लास्ट रह गया अनुच्छेद 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 निःशुल्क शिक्षा के बारे में भी बताता है, जिसमें 14 से कम वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना होगा। 6 से 14 के वर्ष से आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना होगा। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषोध में संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देख सकते हैं इसमें किस प्रकार का है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ठीक है, मनमाने ढंग से अगर किसी को हिरासत में लिया गया है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा कि इस व्यक्ति ने क्राइम क्या किया है कि इसे हिरासत में लिया गया है। 24 घंटे के अंदर उसे दंडा अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, आगे उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की इजाज़त होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पे आएगा सलाह लेने का अधिकार। तो अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की इजाज़त होगी। अगर किसी को मनमाने ढंग से क्या क्या है गिरफ्तार किया गया है तो उसको गिरफ्तार करने का तो कारण बताना ही होगा। तो ये अनुच्छेद 22 में है। ये फंडामेंटल राइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी देश की स्वतंत्रता के लिए, यानी एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट आगे अब हम करेंगे कौन कौन से अधिकार। अब हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, इसी का वर्णन करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी एक इंसान का शोषण किस किस प्रकार से हो सकता है। अगर कोई बच्चा है तो उसे एक आज़ादी होनी चाहिए पढ़ने की, उसकी उम्र पढ़ने की होती है लेकिन उसे काम करवाया जाता है, तो ये भी एक शोषण का ही अधिकार हुआ, यानी ये भी एक शोषण ही हुआ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अनुच्छेद 23 मानव से दुर्व्यवहार और शर्म का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री बेरोजगारी तथा किसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। खरीद बिक्री बेरोजगारी ऐसे मतलब आप किसी दुकान पे जा रहे हैं तो आपको फोर्स किया जाए कि आप यही चीज़ लें दुकानदार के द्वारा, वो आपका अधिकार है, आपको जो मन के आप वो चीज़ें खरीद सकते हैं। और इसमें ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं मानव से दुर्व्यवहार, जैसे कि उसे काम करवाया उसे पैसे नहीं दिए, तो ये भी शोषण के विरुद्ध हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये भी एक व्यक्ति का शोषण ही हुआ, उसे काम करवाए लेकिन उसे पैसे नहीं दिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आपसे किसी चीज़ के द्वारा दुकान सेल्समैन के द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप इसी चीज़ को ही खरीदें। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24।
अनुच्छेद 24 में क्या, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 से जो कम आयु के बच्चे हैं उन्हें कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कामों से नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यह है अनुच्छेद 24 में, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 24। तो आप देखते जाइए क्या क्या अनुच्छेद हैं, और ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार, तो हम पॉलिटिकल की सीरीज ही करते रहे, बस ऐसे करते जाएंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं हिस्ट्री की स्टार्ट करनी है, जोन सी भी करनी है, आगे हम सब चीज़ों को करेंगे। नेक्स्ट आगे यथा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें दो ही हैं, कौन से, मानव से दुर्व्यवहार और बालकों नियोजन का प्रतिषेध। नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। सिंपल, अनुच्छेद 25 यही वर्णन करता है। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, उसका पोषण करने तथा उसके लिए संपत्ति का अर्जन करने का पूरा अधिकार होगा। ये धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 26 इसका वर्णन करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए कोई संस्था चलाना चाह सकता है, उसका पोषण कर सकता है, यानी उसके लिए एक संपत्ति अर्जन कर सकता है, जैसे चंदा हो गया या और सब चीज़ों के द्वारा, तो वो उससे पूरा का पूरा अधिकार है वो कर सकता है। नेक्स्ट आगे अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए मना नहीं कर सकता जिसका किसी विशेष धर्म, धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया गया हो। ठीक है, तो वह ऐसे कर देने के लिए मना नहीं कर सकता, ऐसे लोन देने के लिए वो मतलब मना नहीं कर सकता जिसका क्या हो, उद्देश्य किसी धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए हो। नेक्स्ट आगे अनुच्छेद 28, राज्य विधि द्वारा स्थापित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य जैसे कि स्कूल हैं या ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य विधि द्वारा स्थापित किसी भी शिक्षा संस्थान में, गवर्नमेंट स्कूल ही मान लो हो गया, तो इसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों किसी को, परंतु जो ऐसे शिक्षण संस्थान हैं वो अपने जो विद्यार्थी या स्टूडेंट हैं उनको ये भी मना नहीं कर सकते कि आप किसी भी धार्मिक अनुसंधान में भाग ना लें, मना नहीं कर सकते, वो ले सकते हैं। लेकिन जो स्कूल है या एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन है। ठीक है, उसके लिए अलग अपने जो कहते हैं और रिलीजन के हिसाब से चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो शिक्षा उसमें दी जाएगी। लेकिन जो राज्य विधि द्वारा स्थापित की जाएगी तो वो उसमें सभी धर्मों के लिए एक समान अधिकार है, तो उसमें एक पर्टिकुलर नॉर्मल शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन परंतु जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो किसी धार्मिक अनुसंधान में भाग लेना चाहते हैं, अपने अपने रिलीजन से अगर वो बिलोंग करते हैं, तो वो ले सकते हैं, उसे रोका भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट आगे, तो ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 तक। नेक्स्ट आगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इसमें क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 19, यानी जो हमारी संस्कृति है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपने अपने कानून हैं, अपने अपने रीति रिवाज हैं, तो उन रीति रिवाजों को कैसे बचा के रखा जाए, तो इसके लिए भी अधिकार हैं कि उस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अपनी लिपि, अपनी भाषा, क्योंकि उनसे एक अलग सही प्रेम होता है, एक अटैचमेंट होती है जो पूर्वजों के द्वारा चली आ रही है। उस चीज़ को एकदम से हटा दिया जाए तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ को बचा के रखना, तो उसके लिए भी अपनी एक स्वतंत्रता, एक शिक्षा संबंध इनको अधिकार प्राप्त है। तो अब वो अपनी संस्कृति को बचा के रख सकते हैं, और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता कि किस भाषा का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। तो इसके द्वारा अगर किसी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में जाते हो, सरकारी शैक्षणिक संस्थान यानी एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल के लिए अगर मान लीजिए एक बैंक है, आप बैंक में भी जाते हैं तो अभी एक सरकारी शैक्षणिक संस्थान हुआ, तो वहाँ पे भी आप अगर किसी भी अलग वेशभूषा में हैं, ठीक है, क्योंकि एक संस्कृति है, जैसे कि आप वेशभूषा में अलग हैं, तो उसके आधार पर भी आपको रोका नहीं जा सकता, वहाँ पे आप जा सकते हैं। एक अगर पर्टिकुलर मैं आपको ऐसा बता दूँ, जैसे कि अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग पहरावा भी होता है, तो उस पहरावे के हिसाब से अगर आपको रोक दिया जाए कि नहीं आप वहाँ पे नहीं जा सकते, आपका एक ऐसा पहरावा है, यानी एक आपकी एक संस्कृति के हिसाब से कोई चीज़ जुड़ी हुई है,
तो अगर उस हिसाब से रोक दी, जैसे तमिल आप साउथ की साइड चले जाओ तो वहाँ पे वो चलती है, क्या कहते हैं वहाँ पे लुंगी वाला हिसाब चलता है, ऊपर कुर्ता नीचे वो। अब यहाँ पे इधर इस साइड है जो जैसा पंजाब हो गया, तो यहाँ पे पगड़ी है इनकी संस्कृति के हिसाब से, अगर वहाँ पे वो चलती है। मुसलमानों में टोपी चलती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आप उस चीज़ों में हैं तो आप किसी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में जाते हैं तो आपको प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। एक सरकारी शैक्षणिक संस्थान, जैसे मैंने आपको एक बैंक ही बता दिया, बैंक में भी आप ऐसे जाते हैं, आप अपने धर्म से रिलेटेड वस्त्र में हैं या उस हिसाब से हैं, अगर आप जाते हैं तो आपको नहीं रोका जा सकता। वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, बौद्ध तथा जैन अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है, जो कि 6 समुदाय हैं। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, स्कूल्स ही हो गए, कोई कॉलेज हो गए, तो ये सब एक अधिकार होना चाहिए किसी को चलाने के लिए, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। यानी कि हाँ हर कोई यही सब चलाई जाए, एक लिमिट्स होती हैं कि हाँ वो चलाने के लायक है कि नहीं, डिग्री या सब चीज़ें होती हैं, नहीं हर कोई नहीं, लेकिन हाँ उसे एक अधिकार मिलना चाहिए और सरकार उसे अनुदान देगी, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। नेक्स्ट आगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई में उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार है, कि जो मौलिक अधिकार है उसमें हम क्या क्या से परिवर्तन करा सकते हैं। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह का समावेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसे रिट बोला गया है। तो इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एक लाइन एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, तो ये है इसका राइट आंसर। तो जो रिट है वो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद परमादेश, उसके बाद प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। तो ये सब चीज़ें 5 रिट्स हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, जिसे उच्च न्यायालय में आवेदन का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसमें देखते हैं एक्चुअल में ये सब चीज़ें है क्या। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका लेक्चर था। इससे पहले भी जो वीडियो अपलोड हुई है सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें क्या है, ये उस व्यक्ति की प्रार्थना को जारी किया गया है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। यानी कोई व्यक्ति है, उसने कोई क्राइम ही नहीं किया, उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदी करने वाले व्यक्ति को अधिकार देता है कि वह बंदी बनाए व्यक्ति को एक निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे। कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है अवैध रूप से, उसका कोई दोष भी है या नहीं, लेकिन जब जिस व्यक्ति ने बंदी उसे बनाया है तो उसका एक ये बनता है, नियम बनता है कि उसे एक निश्चित स्थान और निश्चित समय पर उपस्थित करे, जिसमें न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सकते। किसी भी व्यक्ति को ऐसे उठा के बंदी बना दिया जाए किसी भी क्राइम के लिए, तो ये भी एक उसके मौलिक अधिकारों से विरोध भी है। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति को बगैर कुछ बताए बंदी बनाया जाता है जिसमें उसका कोई क्राइम ही नहीं है, तो फिर सरकार उसे ये आदेश, न्यायालय उसे ये आदेश देती है उस व्यक्ति को एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर उपस्थित किया जाए। बाद में न्यायालय ये देखेगी कि इसे बंदी क्यों बनाया गया है, उस कारणों पर वो विचार कर सके। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसे बंदी बनाया गया है तो उसको एक अधिकार प्राप्त है। आगे नेक्स्ट आगे, परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकता। यानी एक पद का अधिकारी है, ठीक है, उसे एक राइट दिया गया है कि उसे एक पोस्ट दी है, तो अपनी पोस्ट को सही से नहीं चला पा रहा है, तो वो उन सब चीज़ों के लिए है। एक बैंकर ही है, एक गवर्नमेंट जॉब है, तो उस जॉब को अगर सही से नहीं कर रहा है तो वो ये सब चीज़ें हैं। एक जज है, वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा है, तो वो सब चीज़ें हैं। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारियों को उसको कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जा सकता है आज्ञा पत्र के अधिकार पर। यानी उसे हटाया नहीं जाएगा, उसे मतलब एक आज्ञा पत्र के अधिकार पर उसे कहा जाएगा
जो अपने कर्तव्य का पालन करे। आगे प्रतिषेध लेख, ये आज्ञा, इसमें क्या है, प्रतिषेध लेख में ये आज्ञा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों को जारी करते हुए आदेश दे सकती है कि उसके मामले में यहाँ कार्रवाई ना करे, क्योंकि ये मामला उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसमें क्या है, ये पहले आप इस चीज़ को समझिए। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया, उच्च न्यायालय सभी राज्यों के हाई कोर्ट हो गए, ठीक है, ये 2 न्यायालय हो गए। निम्न न्यायालय क्या होते हैं, निम्न न्यायालय आप मान लो कि जिला हाई कोर्ट भी होता है, समझ लो वो सबसे छोटा हो गया। तो इसमें ये चीज़ें हैं, अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय को ये बोल दिया कि जो आप के अंदर पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो फिर वो उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसे जो ऑर्डर मिले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा मिले हुए हैं। तो वो जो केसेस रहेंगे उस पर प्रतिषेध लेख के द्वारा यही बताया गया है कि निम्न न्यायालय उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। उसमें एक आदेश मिल चुका है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है, निम्न न्यायालय को। तो जो जो अधिकार क्षेत्र में उसके आएंगे वो उसी पे कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो उस मामले उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगे वो उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते निम्न न्यायालय, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है। नेक्स्ट आगे उत्प्रेषण, इसके द्वारा इसके अधीन न्यायालय को ये निर्देश किया जाता है कि वो अपने पास मुकदमों के लिए न्याय निर्णय के लिए विशेष न्यायालय को भेजे। तो ये चीज़ है किसमें, उत्प्रेषण यानी किसमें, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में, कि जो भी आपके पास केसेस हैं वो मुकदमों को आप विशेष न्यायालय में भेजें। कभी कभी ऐसे होते हैं मुकदमे काफ़ी दिनों के पेंडिंग पड़े हुए हैं, या ऐसा लग रहा है कि हाँ अब इसे ये ज़रूरत है कि हाँ ये इसे निम्न न्यायालय सोल्व नहीं कर सकता, तो वो केस उठ के उच्च न्यायालय में भी चला जाता है। ऐसे काफ़ी, वैसे तो बहुत केसेस होते हैं जो उच्च न्यायालय में चल रहे हैं, उठ के सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा वो केस कि हाँ नहीं अभी से उच्च न्यायालय नहीं, हाई कोर्ट नहीं, अभी से सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी। तो ये चीज़ है कि केसेस को उठा के उच्च न्यायालय में भेज दिया गया। तो उत्प्रेषण में ये सब चीज़ें हैं। अधिकार पक्षालेख, अधिकार पक्षालेख, जब कोई भी व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है जिसमें उसे कोई वैधानिक रूप अधिकार नहीं दिया गया है, कोई भी पदाधिकारी काम तो कर रहा है लेकिन उसे कोई वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार सुरक्षा के आदेश पर उस व्यक्ति से ये पूछता है कि वह किस अधिकार पर कार्य कर रहा है। यानी उसे राइट ही नहीं दिया गया कार्य करने का, जिस पद पर वो बैठा है उसके भी कुछ राइट्स होते हैं कि हाँ आपको ये राइट्स मिले हुए हैं कार्य करने के लिए, अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन वो उस राइट से छोड़कर अपने हिसाब से कोई कार्य कर रहा है, तो वो बाद में उससे पूछा जा सकता है उस व्यक्ति के कि ये आपको अधिकार किसने दिया कार्य करने को। तो ये चीज़ हैं। तो उस न्यायालय अधिकार सुरक्षा के आदेश पर उस व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है। जब तक वह इस बात का संशोधनजनक जवाब नहीं देता ये कार्य नहीं कर सकता। यानी सीधा सिंपल, एक व्यक्ति है, उसके कुछ अधिकार हैं, 5 अधिकार दिए, 6 अधिकार दिए, लेकिन उस अधिकार के अलावा अपने हिसाब से कोई काम कर रहा है, उसका राइट, उसका अधिकार ही नहीं था, लेकिन उस चीज़ को भी वो फॉलो कर रहा है, नियम बनाई जा रहा है, अधिकार कर रहा है, तो न्यायालय उसे ये पूछेगी कि हाँ तुझे ये राइट किसने दिया। तो उसे जब जो जवाब जो देगा वो एक लीगल मतलब सही होना चाहिए, संतोषजनक होना चाहिए, कोई बहाने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो अधिकार परीक्षा लेख में ये चीज़ है, जो आपको राइट्स अधिकार दिए गए हैं आप उसमें काम करें, यानी अपने मतलब से नहीं कि हाँ आपको कोई पोस्ट दे दी गई है तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। तो ये थे संवैधानिक उपचारों के अधिकार, 5 रिट्स थे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, मौलिक अधिकार। तो ये भी कवर करा चुके हैं हम आगे देखेंगे कैसे कैसे चीज़ों को अब आगे करना है। इससे आगे शायद आपके लिए वीडियो आए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आपको ये वीडियो कैसे लगी, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।